हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम हमारे डिप्लोमा सेकेंड ईयर का हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के मेन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, डिफाइन एंड क्लासीफाई वेरियस टाइप ऑफ हॉस्पिटल, गिव वेरियस फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सबसे पहले हॉस्पिटल की डेफिनेशन डालनी है। कैसे कि हॉस्पिटल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है और ट्रीटमेंट किया जाता है, वो भी स्पेशलाइज्ड स्टाफ के द्वारा और डिफरेंट टाइप के स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के द्वारा। वो पहले इसका कहलाता है, आपका हॉस्पिटल कहलाता है। उसके बाद में वेरियस टाइप ऑफ हॉस्पिटल के रिगार्डिंग बात करें तो इसमें अपना आता है जनरल टाइप के हॉस्पिटल, जिसमें नॉर्मली इंजरी टाइप्स एक्टिविटीज़ होती है या किसी डिजीज़ के बारे में उसको ट्रीट किया जाता है, उनसे डील की जाती है, वो आपके जनरल हॉस्पिटल कहलाता है। उसके बाद में स्पेशलाइज्ड की बात करें तो स्पेशलाइज्ड में एक स्पेशलिटी रहती है जिसमें किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे आपका ट्रॉमा सेंटर है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, उसी तरह से आई हॉस्पिटल है, या अनादर किसी टाइप की जैसे कार्डियक हॉस्पिटल है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए, तो ये क्या है, स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है। उसी तरह से टीचिंग के रिगार्डिंग बात करें जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट और नर्सिंग स्टाफ जहाँ पे टीचिंग के साथ साथ प्रैक्टिस की एक्टिविटीज़ भी वहाँ पे रहती है, कमांड असिस्टेंट एक्टिविटीज़ रहती है, वो क्या कहलाती है, आपकी टीचिंग हॉस्पिटल्स। इसी तरह से आप इनको और थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल नॉर्मली जो गवर्नमेंट रहते हैं उसमें डिस्पेंसरी वगैरह है, या आपके CHC PHC है, वो आ जाएंगे। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए देखें तो यही सेम सिचुएशंस प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हो जाएगी। जैसे आपका अपोलो हॉस्पिटल है, ठीक है, या जैसे आपका फोर्टिस वगैरह है, नारायणा है, इस तरह की ये आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएंगे। और इलाइट की बात करें तो जैसे बहुत ज़्यादा हाई फैसिलिटीज़ देने वाले हॉस्पिटल जो 5 स्टार की फैसिलिटीज़ दे ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग्स, वो क्या कहलाते हैं, आपके इलाइट हॉस्पिटल के अंडर में आते हैं। उसके बाद में बेड की स्ट्रेंथ के हिसाब से भी अपन हॉस्पिटल को डिवाइड करते हैं। 100 बेड का है, 200 बेड का है, या 300 का है, 500 का है, 1000 का है, इस हिसाब से भी अपन क्या है हॉस्पिटल को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या रहेगा आपका इस क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन, और इसको अपने कंप्लीट क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है अपना, डिस्कस ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल OPD एंड IPD सर्विसेज। अब OPD क्या होती है, IPD क्या होती है, इसके बारे में अपने को कंफर्म होना चाहिए। OPD होती है जैसे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, और IPD होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसको अपन बहिरंग विभाग और अंतरंग विभाग भी बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसके अंदर क्या रहता है, OPD के अंदर बाहर से कोई पेशेंट आएगा, वो डॉक्टर को दिखाएगा, अपना ट्रीटमेंट लिया, मेडिसिन ली और चला गया, ये क्या है, आपका OPD है। इसी तरह से IPD में क्या रहता है कि जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहता है और उसके बाद ट्रीटमेंट लेता है, तो वो क्या कहलाता है, आपका IPD पेशेंट कहलाता है। तो उसका ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपने को बताना है कि IPD वाला पेशेंट क्या करेगा, उसको ड्रग है वो वहाँ से प्रोवाइड की जाएगी, और एक नर्सिंग स्टाफ वगैरह जो भी रहेंगे वो उसको मेडिसिन देंगे ट्रीटमेंट के लिए। और OPD के लिए पेशेंट आएगा, डॉक्टर को दिखाया और वहाँ से ड्रग ली और वो वहाँ से चला गया, और उसको फार्मासिस्ट है वो उसके रिगार्डिंग्स उसको ड्रग के बारे में जो भी उसकी कंप्लायंस वगैरह एक्टिविटीज़ है उससे डिस्कशन करके, और वो अपनी क्यूरी है वो उस फार्मासिस्ट से क्लियर करता है। तो ये क्या रहता है, आपका OPD डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, डिस्कस द फ्लो चार्ट ऑफ मटेरियल एंड मैन इन हॉस्पिटल फार्मेसी। अब क्या है, इसके अंदर फ्लो चार्ट के अंदर आपको ये बताना है कि एक पर्सन का उसके अंदर क्या क्या वर्क रहता है, रॉ मटेरियल से लेकर के, और जब आपका प्रोडक्ट है वो फिनिश होगा वहाँ तक के लिए। जैसे रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल के लिए जो लेबर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं उनके बारे में लिखेंगे। उसके बाद में जब उसकी फॉर्मुलेशन हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, उसका वेट वगैरह कर रहे हैं, उसके बाद में उसकी कंपाउंडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, मैट्रिक सिस्टम से प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो पर्सन उसको फॉर्मुलेशन के लिए है सुपरविजन कर रहा है, वो पर्सन क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से क्या है, जो पर्सन इसको फॉर्मुलेशन के अंदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व करे, वो उसकी एक एक चीज़ को जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं उनके बारे में अच्छे से मेजर करे। तो ये सब क्या आपके फ्लो चार्ट में आएगा और आप उसको मेंशन कर सकते हो। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। अब फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी के अंदर क्या लिखना है आपने, देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी। अब फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी में क्या रहने वाला है आपके, कि जो फार्मेसी प्रोफेशन के रिगार्डिंग जो भी उसको रेगुलेशन करे एक्टिविटीज़, उन सब के बारे में बात करेंगे। जैसे
आपका हॉस्पिटल के अंदर जो भी फार्मेसी की एक्टिविटी करे वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट डी फार्मा विद एक्सपीरियंस या बी फार्मा पर्सन होना चाहिए। चीफ फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर इन फार्मेसी होना चाहिए। उसके बाद में जो पर्सन है विदाउट जो फार्मेसी प्रोफेशन से है उसको डिस्पेंसिंग के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितने क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड है उतने उसके अंदर होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज और सेफ्टी वर्क के साथ उसकी फैसिलिटी जब वो फार्मेसी को प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद में गुड कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए किसके लिए, प्रैक्टिस सेफ्टी के साथ, ठीक है। उसके बाद में क्या है, पीरियडिकली क्या है, कोई भी जो भी आपकी फार्मेसी एक्टिविटीज़ हो रही है उसका रिव्यू लेना चाहिए अप टू डेट जहाँ तक उसने किया है। उसके बाद में क्या है, पॉइजन्स वगैरह है उनको क्या है सेफली उनको अलग से रखेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि जो आपके रेजिडेंशियल स्टाफ वगैरह है, नर्सिंग स्टाफ वगैरह है, उनको क्या है न्यू ड्रग से इंट्रैक्शन वगैरह करवाते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, ठीक है, वो क्या करेगा फार्मेसी के अंदर अपनी एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करेगा पेशेंट के साथ इजीली और अच्छे से कॉम्प्लाइंस करेगा। उसके बाद में क्या है उसको लाइब्रेरी के तौर पे उसको एज ए नर्सिंग स्टाफ को रेफरेंस के तौर पे उनको एजुकेट करना चाहिए। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या आएगी आपकी फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी में आएगी। उसके बाद में ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, अब क्या है न्यू ड्रग अगर कोई फॉर्मुलेशन सिंथेसाइज हो रही है तो उस नई ड्रग के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो फार्मासिस्ट है वो अपडेट रहना चाहिए। उसके बाद में नई ड्रग जो फॉर्मुलेशन हुई है उसके बारे में उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, उसको लेने का तरीका क्या है और हर एक्टिविटी के बारे में वो क्या है उसके अटैच में रहना चाहिए। उसके बाद में जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है उन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को क्या है वो सब्सक्राइब करके रखे या उनको कैसे भी किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ से उनको करता रहे। तो ये सारी की सारी केस में आएगी आपकी इन्फॉर्मेशन सर्विसेज में आएगी। तो आपका अगला है सी पार्ट सर्जिकल कॉटन। अब सर्जिकल कॉटन किस काम में आता है, एज ए सर्जिकल ड्रेसिंग के तौर पे काम में आता है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या करती है, जो आपका वाउंड होता है उस वाउंड को क्या करेगी हील करेगी और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बाहर से, ताकि उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह है वो उसके अंदर पेनिट्रेट ना हो सके। तो इस तरह की एक्टिविटी किस में आएगी आपकी सर्जिकल कॉटन या सर्जिकल ड्रेसिंग में आएगी, जो क्या करता है आपका जो ब्लड होता है उस ब्लड को बाहर उससे निकलने नहीं देती है और टिश्यू को क्या करती है बाइंड करने का काम करती है, और जो डैमेज टिश्यू है उनको क्या करती है एज ए प्रोटेक्शन प्रदान करती है और हीलिंग के लिए इन्वॉल्वमेंट करती है। जैसे इसके अंदर अपन लिख सकते हैं ये क्या होने चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है एडीरेंट नहीं होने चाहिए, नॉन एडीरेंट टाइप की एक्टिविटी होनी चाहिए इनकी, और इनकी जो कैपेसिटी है वो ऑब्जॉर्बिंग की मैक्सिमम होनी चाहिए, ये नॉन इन्फ्लामेबल होने चाहिए, चीप इनमें रेट होना चाहिए, ठीक है। और इनके जो भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, इसके ये पोर्स वगैरह है ये अच्छे से होने चाहिए, वाटर वेपर होनी चाहिए इसके साथ। इसके बाद में क्या है फॉरेन सब्सटेंस को इसके अंदर एंटर ना करने दे। उसके बाद में क्या इसकी टेंसाइल लेंथ है वो क्या होनी चाहिए सफिशिएंट होनी चाहिए, और स्मूथ और सरफेस होनी चाहिए दोनों साइड से, ताकि वो इजीली आपकी स्किन पे अप्लाई किया जा सकते हैं। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो नॉर्मल कंडीशन, उसकी स्टोरेज है वो होनी चाहिए, कंडीशन स्टोरेज की कंडीशन है वो उसकी नॉर्मल होनी चाहिए। इस तरह से क्या अपन इसके बारे में सर्जिकल ड्रेसिंग का है सर्जिकल कॉटन का उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद में आपका आता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब देखो नाम से ही क्लियर हो रहा है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग के द्वारा कौन से एडवर्स रिएक्शन दिए जा रही है। ड्रग जब आप ले रहे हो तो इसके द्वारा जैसे आपका साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है, उसी तरह से आपका अब इसमें कौन सा आ सकता है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन के अंदर कि ऐसे ड्रग्स जो क्या है लेने के बाद में टेक करने के बाद में क्या करे आपके साथ रिएक्शन करे और उस तरह के हार्मफुल या एलर्जिक टाइप की एक्टिविटी करे, तो वो सारी की सारी अपन लिख सकते हैं। जैसे सिट्रीजन की बात करें अपन एग्जांपल के तौर पे, सिट्रीजन क्या करती है पेप्टिक अल्सर कोज करती है, ये क्या करेगी आपकी स्किन पे रैशेज वगैरह करेगी। इसी तरह से क्या है आपका जो मेफेनेमिक एसिड है ये भी क्या करता है स्टमक के अंदर और आपकी स्किन पे क्या है रैशेज कोज करता है। इस तरह से क्या है अपन डिफरेंट टाइप की ड्रग की रिएक्टिविटी लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर आप बात करें टेट्रासाइक्लिन की तो क्या करती है चिलेट की फॉर्मेशन करती है, तो ये भी क्या है कि ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही के अंडर में काउंट होता है। तो जो उसका साइड इफेक्ट्स के बारे में जिस भी ड्रग के बारे में आपको पता है तो वो आप इसको इसके अंदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन में काउंट कर सकते हो। उसके बाद में आता है ड्रग फूड इंट्रैक्शन विद एग्जाम्पल। अब ड्रग फूड इंट्रैक्शन के अंदर अपन बात करें तो जब आप ड्रग ले रहे हो और उस ड्रग के साथ कोई फूड ले रहे हो तो उसके आपस में इंट्रैक्शन से कोई एक्टिविटी और वो क्या करे साइड इफेक्ट कोज करे, तो वो क्या कहलाता है आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन देखें कि अगर आप टेट्रासाइक्लिन ड्रग है उस टेट्रासाइक्लिन ड्रग को मिल्क के साथ अगर आप लेते हैं तो उसके क्या करेंगे चिलेट फॉर्मेशन हो जाएंगे, या आपके जो टीथ वगैरह है उसके अंदर डिस्कलरेशन हो जाएगा, बोन आपकी रिटार्डेशन हो जाएगी। तो इस तरह से क्या आ जाएंगे आपके ड्रग फूड इंट्रैक्शन के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है ड्रग डिपेंडेंस। तो ड्रग डिपेंडेंस क्या होती है कि जब आप काफ़ी लंबे समय तक कोई डिजीज़ के लिए ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग आप ले रहे हो और
उसमें क्या है आपकी डिपेंडेंसी आ जाए और क्या हो जाए रेजिस्टेंस कोज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ड्रग डिपेंडेंस बोलेंगे। तो इसके ड्रग डिपेंडेंस को ब्रेक करने के लिए या रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए अपने को क्या है हायर डोज की रिक्वायर्ड रहेगी या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो ये क्या कहलाता है आपका ड्रग डिपेंडेंस कहलाता है। उसके बाद में मॉडर्न हॉस्पिटल अभी अपन ने बात किया, जो 5 स्टार के जो इलाइट हॉस्पिटल्स होते हैं जिनके अंदर ईच वन फैसिलिटी से लेकर के इनिशियल से लेकर के एंड ऑफ द जब पेशेंट ट्रीट होता है वहाँ तक की फैसिलिटी को सबके अंदर इन्वॉल्व वहाँ का स्टाफ करे, तो वो क्या कहलाता है आपका मॉडर्न हॉस्पिटल कहलाता है। उसके अंदर क्या रहता है कि एक आपका बड़ा सा पैकेज ले लेते हैं वो, जैसे 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए, और उसकी क्या अकॉर्डिंग से आपको क्या है पेशेंट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या किस में आएंगे आपके मॉडर्न हॉस्पिटल्स में आते हैं, जो क्या करते रहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करते रहते हैं डे टू डे। उसके बाद में आता है आपका यूनिट डोजेज फोरम, यूनिट डोज डिस्पेंसिंग या यूनिट डोजेज फॉर्म भी बोल सकते हो आप। तो आपकी जैसे टैबलेट के बारे में आपने लिख दिया, तो ये क्या है आपका यूनिट डोजेज फॉर्म है। उसके बाद में क्या है कैप्सूल है, तो ये भी क्या है आपका यूनिट डोजेज फॉर्म है। तो इस तरह से क्या आप उस पर्टिकुलर ड्रग के अंदर कितनी क्वांटिटी में आप यूनिट ले रहे हो, तो वो क्या है आपकी यूनिट डोजेज फॉर्म के अंडर में ही आता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होता है कि एक ऐसा पैलेस जहाँ पे क्या है एक्चुअल प्रैक्टिस होती है किसके फार्मेसी की रिगार्डिंग, वो भी कहाँ पे हॉस्पिटल में, तो वो क्या कहलाता है आपका हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाता है। उसके बाद में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी हॉस्पिटल्स के बारे में अपन लिख सकते हैं, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए, ठीक है, स्टाफ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, वेल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद में रिसर्च एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है ट्रेंड फार्मासिस्ट होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। सैलरीज वगैरह गुड होगी तो क्या है वहाँ पे आपस में फेथ बनेगा लोगों का। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ क्या है आप इसके अंदर लिख सकते हैं। उसके बाद में है क्लिनिकल फार्मेसी। इस क्लिनिकल फार्मेसी में भी आप क्या है एज ए हॉस्पिटल के रिगार्डिंग आप लिख सकते हो, जैसे आपने पेशेंट को ट्रीट किया है, पेशेंट को क्योर किया है, इस तरह की एक्टिविटीज़ आप उसमें मेंशन कर सकते हो। कैसे कि जैसे ये भी क्या है एक तरह की क्या है फार्मेसी की ही ब्रांच है, जिसके अंदर क्या है पेशेंट और मेडिकेशंस के रिगार्डिंग पेशेंट के डिजीज़ को प्रिवेंट किया जाता है मेडिकेशन के द्वारा, मेडिसिन के द्वारा। तो ये क्या आएगा आपका हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी में आएगा। उसके बाद में आपका हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम। अब हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम नाम से क्लियर हो रहा है, फॉर्मुलेशन करना, ड्रग की जो फॉर्मुलेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग सारी जो भी एक्टिविटीज़ होने वाली है, उसके जो टीम मेंबर है कैसे बनी है, ठीक है, उसके अंदर सीनियर स्टाफ कौन है, डॉक्टर कौन है, फार्मासिस्ट क्या है जिस सुपरवाइज़र के तौर पे काम कर रहा है, सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में क्या है कैसे ड्रग की कंपाउंडिंग कर रही है, कैसे अपने को करना है, साल तक का स्टॉक कैसे रखना है, कैसे उसको मेंटेन करना है, कैसे उसको स्टोरेज करना है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ किसमें आएगी आपकी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम में आएगी। उसके बाद में ड्रग अब्यूज़ एंड ड्रग डिपेंडेंस। ड्रग अब्यूज़ क्या होता है कि आप किसी ड्रग को गलत यूज़ करते हो तो वो क्या है आपका ड्रग अब्यूज़ है। मतलब आपने ड्रग लिया तो डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, लेकिन आपको डिजीज़ ट्रीट करने की बजाय आप उसका गलत यूज़ करने लगे, वो क्या है आपका ड्रग अब्यूज़ है। और ड्रग डिपेंडेंस क्या कहलाता है, जैसे अभी हमने बात किया था ड्रग डिपेंडेंस लंबे समय तक अगर क्या है अपन डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए कोई ड्रग लेते रहते हैं तो उसके रिगार्डिंग उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, और उस रेजिस्टेंस को ही अपन क्या कहते हैं ड्रग डिपेंडेंस बोलते हैं। क्या क्योंकि वो उस ड्रग के प्रति आदी हो गया होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका ड्रग डिपेंडेंस। जैसे मॉर्फिन वगैरह है, डाइजिपाम है, अल्प्राजोलम है, इस टाइप की टैबलेट्स है वो इसी के अंडर में आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना राइट द फिलोसफी एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। इसमें पहला है ट्यूबरकुलोसिस, इसके बारे में टीबी के बारे में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। रेस्पिरेशन डिजीज़ है, ठीक है, कौन सी ड्रग है, जैसे आपकी आइसोनियाज़िड रिवाम्पिसिन्स वगैरह है, ये सारी इसकी थेरेपी चलती है। तो इस थेरेपी के बारे में अपन क्या करेंगे इसके अंदर रिगार्डिंग लिखेंगे, फर्स्ट लाइन है, सेकंड लाइन है, तो ये सारी की सारी ड्रग इसमें आ जाएगी। आइसोनियाज़िड रिवाम्पिसिन, इथाम्बुटोल, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद में पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, जो भी ड्रग रहने वाली है आपकी वो इसके अंदर अपन लिख देंगे। उसके बाद में है पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में क्या रहता है कि आपका HCl का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आप किसी भी तरह का कोई सब्सटेंस ऐसा जो अपन इंटेक कर लेते हैं जिसकी वजह से क्या हो आपकी एसिडिटी है वो इंक्रीज हो, मतलब आपके HCl का लेवल है वो बढ़े। कैसे, या तो आपका ऐसी एक्टिविटी सीटिंग की वजह से हो सकती है, या आप क्या फास्ट फूड वगैरह ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हो सकती है, या स्मोकिंग वगैरह की एक्टिविटी रहती तो हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशंस क्या है आप पेप्टिक अल्सर में मेंशन कर सकते हो। ये तो क्या वो इसकी मेनली इंट्रोडक्शन हुआ। उसके बाद में इसके अल्सर के लिए रिक्वायर्ड डोज जैसे क्या है वो लिखेंगे। जैसे आपका क्या आएगा, सबसे पहले सिस्टमिक एंटासिड यूज़ करते हैं इसको ट्रीटमेंट करने के लिए, या आपके प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, पेंटाप्राजोल, लेंसाप्राजोल है, इस टाइप की एक्टिविटीज़
वो आपके इसके अंदर आएगी। इस तरह से अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी लिखते हुए अपन इसका क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हाइपरटेंशन, नाम से देखो क्लियर है, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ना, ये क्या है आपका हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन के दौरान कौन कौन सी डिजीज़ अपन यूज़ करने वाले हैं, कौन सी ड्रग है वो इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं, वो सारे लिखेंगे। जैसे बीटा ब्लॉकर है, अल्फा ब्लॉकर है, जो भी है, प्रोपेनोलोल, एटिनोलोल है, स्मोलोल वगैरह है, उसका क्या मैकेनिज्म एक्शन रहने वाला है, वो सब पैथोफिजियोलॉजी में आता है। कैसे आएगा, जैसे अपन हाइपरटेंशन के रिगार्डिंग बात करें तो ये क्या करेंगे, जो आपका CMP लेवल होता है आपकी ब्लड वेसल्स का, उसको बढ़ा देंगे, जिससे कैल्शियम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कैल्शियम चैनल होते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम का सिक्रीशन बंद हो जाएगा, जिससे क्या है वो आपकी वेन्स है वो डायलेट हो जाएगी। तो ये इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी में अपन लिखेंगे। तो इस तरह से आपका मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या रहता है कि नॉर्मली जो आपका हार्ट अटैक वगैरह का जो एक्टिविटीज़ होती है किसकी वजह से होती है, आपकी जो ब्लड वेन्स होती है उस ब्लड वेन्स के अंदर क्या रहता है, ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है और वो ब्लड है आपकी वेन्स है वो नैरो हो जाती है, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसकी वजह से वेन्स आपकी वो नैरो हो जाएगी और जिसकी वजह से क्या आपके हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह की डिजीज़ क्या कहलाती है, आपकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिजीज़ कहलाती है। तो इसकी पूरी अपन पैथोलॉजी फिजियोलॉजी वगैरह है वो अपन लिख लेंगे। या इसके ड्रग के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो अपन जो भी जैसे आपके फाइब्रेट्स वगैरह है, रोजुवास्टिन, स्टेटिन है, ठीक है, तो ये ड्रग्स वगैरह है, ग्वारगम्स वगैरह है, तो ये सारे ड्रग अपन एज इसके ट्रीटमेंट के तौर पे अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस के अंदर क्या रहता है, ये भी आपकी एक तरह की इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ये 3 टाइप की रहती है, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C। हेपेटाइटिस A मेनली क्या रहता है, आपके फूड के द्वारा कोई इन्फ्लामेशन होता है, वो क्या आता है आपका हेपेटाइटिस A के अंदर आता है। उसके बाद में हेपेटाइटिस B में क्या है, ब्लड के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फ्लामेशन हो, ब्लड से एक्टिविटी रिलेटेड जो कोई इन्फ्लामेशन रहता है वो आपका हेपेटाइटिस B में आता है। और इसी तरह से दोनों का कंबाइनेशन में देखें, ब्लड का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, वो भी हेपेटाइटिस C में रहता है। तो इस तरह से क्या अपन इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, डायबिटीज़ के रिगार्डिंग इसी के अंदर है। तो डायबिटीज़ आप जानती हो, जैसे क्या रहता है कि आपका इंसुलिन है वो प्रॉपरली ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाता है, या आपका ब्लड शुगर के अंदर है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज़ कोज हो जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहता है, अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स दो मेनली रिस्पॉन्सिबल रहती है इसके लिए, ठीक है, जो पेनक्रियाज में प्रेजेंट रहती है। बीटा लैंगरहांस की सेल्स भी बोलते हैं जिनको अपन, ठीक है। तो अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागॉन का सिक्रीशन करती है, और बीटा सेल्स क्या करती है, इंसुलिन का सिक्रीशन। इसी तरह से एक सेल्स और होती है डेल्टा सेल्स, जो क्या करती है, सोमैटोस्टेटिन का सिक्रीशन करती है। अब ये क्या है, इनके बीच में इम्बैलेंसिंग हो जाती है, जिसकी वजह से तो इसके लिए क्या रहते हैं, अपन जो भी डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग होती है वो अपन लेते हैं। जैसे आपका मेटफॉर्मिन वगैरह है, फेनफोर्मिन है, सल्फोनीरियूरिया है, ग्लिक्रेजाइड है, ग्लिमेप्राइड है, मेटफॉर्मिन है, ठीक है, ग्लिक्लाजाइड है, या पायोग्लिटाजोन्स वगैरह है। तो ये सारी की सारी ड्रग्स क्या अपन, या जैसे प्रॉपर इंसुलिन का खुद का ही इंजेक्शन आता है, ठीक है, लिस्प्रो वगैरह है, इस तरह के ब्रांड से आते हैं। तो इनको क्या करते हैं अपन डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या रहेगा आपका, ये डायबिटीज़ में आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर इन्वॉल्व्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेरेंटल प्रोडक्ट विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब क्या है, आपने इसके अंदर पेरेंटल प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में आपने इसके अंदर लिखना है। अब जैसे आपकी पेरेंटल फॉर्मुलेशन कैसे होगी, उसके लिए जहाँ पेरेंटल फॉर्मुलेशन आप कर रहे हो वो एरिया एक तो सबसे पहले आपका स्टेराइल होना चाहिए। वो स्टेराइल कैसे करोगे, डिफरेंट टेक्निक रहती है, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, रेडिएशन मेथड है। उसके बारे में आपको जितना पता है वो आप लिख सकते हो। जैसे फिजिकल मेथड के अंदर ऑटोक्लेव हो गया, ठीक है, आपका हॉट एयर हो गया। उसके बाद में मैकेनिकल मेथड के अंदर क्या रहता है, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन रिमूव करते हैं। उसके बाद में रेडिएशन है, तो रेडिएशन के अंदर क्या रहता है, 2 टाइप की प्रोसेस रहती है, आयोनाइजेशन और नॉन आयोनाइजेशन। तो इसके अंदर क्या रहता है कि आपके जो डीएनए होता है उसकी म्यूटेशन होती है, या जो आपके प्यूरिन प्रीमिडियन होती है डीएनए के अंदर, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है किसको, जो रेज वगैरह निकलती है रेडिएशन के दौरान, गामा रेज है, अल्फा रेज है, या एक्स रेज या यूवी रेज जो भी रहने वाली है वो। उसके बाद में केमिकल के बारे में लिख देंगे। तो इससे पहले तो क्या है, सबसे पहले अपन इसको स्टेराइज कर लेंगे, केमिकल में इथेनॉल वगैरह है जो भी आने वाली। तो ये सारे की सारी प्रोसेस अपन उसके द्वारा क्या करेंगे, स्टेराइल करेंगे। स्टेराइल करने के बाद में
आप क्या करते हैं, अपने पेरेंटल की फॉर्मुलेशन करते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर क्या है, उसका एनवायरनमेंट वगैरह है, वहाँ कोई भी तरह किसी भी तरह का कोई डिकम्पोजिशन वगैरह नहीं होना चाहिए, प्रॉपर क्या है वेंटिलेशन वगैरह रहना चाहिए, ठीक है। वेस्टेज वगैरह जो है वो क्या है सही और सिस्टमिक तरीके से होनी चाहिए, लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए, जो आपकी वॉल्स होती है, दीवारें होती है, उनके अंदर क्या है किसी भी तरह की कोई ब्रेकिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छे से क्या है वो उसकी सरफेस है वो फर्निशिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी पेरेंटल फॉर्मुलेशन के द्वारा क्वालिटी कंट्रोल के सिस्टम में आएगी। उसके बाद में उसके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग बात करें तो जो आप इंजेक्शन प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अंदर इंजेक्शन लेंगे वो क्या होगा, वाटर फॉर इंजेक्शन होगा, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर आप यूज करोगे। तो ये सारी की सारी क्राइटेरिया है वो आपके इसके अंदर मेंशन कर दोगे, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 5 का भी, डिफाइन बायो अवेलेबिलिटी एक्सप्लेन इन डिटेल वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। अब क्या है आपका बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। देखो ड्रग है आपने ली, चाहे किसी भी रूट से ले रहे हो, ओरल रूट से ले रहे हो, पेरेंटल रूट से ले रहे हो, कोई भी रूट है आपका, ठीक है। ड्रग लेने के बाद में वो आपकी बॉडी में कितने समय तक और कितनी उसकी एक्यूरेसी या कितनी उसकी कंसंट्रेशन आती है वो क्या कहलाती है, आपकी बायो अवेलेबिलिटी कहलाती है। इसके अंदर मेनली अपन क्या देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी के अंदर कि जो जिस रूट से आप ड्रग ले रहे हो वो रूट आपके लिए कितना इफेक्टिव है, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। जैसे आप ओरली ड्रग ले रहे हो, ओरली ड्रग ले रहे हैं तो ओरली ड्रग लेने के बाद में क्या रहता है कि वो आपके डिफरेंट पास से होकर के गुजरती है और क्या है अपने को उसका एक्शन मिलने में कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है। और इतने पास से गुजरती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, किडनी, ये वो इस तरह की डिफरेंट क्या है पाथ रहते हैं। तो क्या है आपको जो एक्चुअल उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था जो ड्रग का, वो कंसंट्रेशन में कितना मिलेगा, कितनी बायोबिलिटी मिलेगी आपको 60 से 70%, 60 से 70%। जबकि वही ड्रग आपने क्या की आईवी रूट से दी, ठीक है, पेरेंटल रूट से दी, तो क्या है उसका आपको बायोबिलिटी क्या मिलेगी, 100% बायोबिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके ब्लड में सर्कुलेट हुई है। तो इस तरह से क्या आप इसको लिख सकते हैं, ये बायोबिलिटी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद में क्या है बायोबिलिटी के लिए फैक्टर देखें तो डिफरेंट टाइप के फैक्टर आप इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अब जैसे इसकी फैक्टर की बात करें तो मैंने आपको बताया कि कौन सा हो सकता है। जैसे पहले अपने बात करी, अगर आप पेरेंटल रूट से देते हो तो 100% बायोबिलिटी मिलती है। उसके बाद में क्या है ओरल रूट से देते हैं तो थोड़ा सा पेरेंटल की कंपैरिजन में कम मिलती है। उसके बाद में रेक्टल से, उसके बाद में टॉपिकल से। तो क्या फैक्टर हुआ आपका एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो क्या है जे फैक्टर के तौर पे इसको अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर, मतलब एज वगैरह है, पेशेंट की एज पे भी डिपेंड करता है, अगर चाइल्ड है, न्यूनेट्स है या अडल्ट है, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर वेरी करता है कि उसके हिसाब से अपने को डोज है वो कम या ज़्यादा की ज़रूरत रहेगी। उसी तरह से सेक्स के बारे में देखें, मेल फीमेल के हिसाब से, तो मेल की बजाय एज ए कम्पेयर टू फीमेल अपने को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेल के अंदर। इसी तरह से वेट पे भी डिपेंड करता है कि अगर किसी का कम वेट है तो वहाँ पे क्या है ड्रग की आपको कम ज़रूरत रहेगी डोज की, लेकिन अगर हेल्थी वेट पर्सन है तो उसके लिए क्या है वेट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। इसी तरह से डिजीज़ फैक्टर करता है, अगर किसी पर्सन को डिजीज़ है लंबे समय से तो वो भी क्या है कहीं ना कहीं फैक्टर वेरी करता है। इसी तरह से फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है ड्रग की, जैसे आपका सॉल्यूशन फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन बोले तो लिक्विड फॉर्म है या, ठीक है, तो उस तरह से उसका भी डिपेंड करता है। लिक्विड की एज़ कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा रहती है। उसके बाद में क्या है उसके जो करैक्टर है किसका ड्रग का, वो कैसी नेचर की ड्रग है, हाइड्रोफिलिक है या लिपोफिलिक है, तो उस चीज़ पे भी ये कहीं ना कहीं वेरी करता है। तो ये क्या रहेगा आपका बायोबिलिटी के बारे में। उसके बाद में अपना आता है ये फैक्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद में राइट ए डिटेल नोट ऑन रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पेशेंट काउंसलिंग। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पेशेंट जब फार्मासिस्ट पेशेंट से जब काउंसलिंग करता है उस टाइम क्या रहता है कि जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया पेशेंट को उसको वो अच्छे से रीड आउट करे। उसके बाद में पेशेंट के साथ काउंसलिंग करेगा, उनको उसके बारे में, सेफ्टी के बारे में, उसकी इफेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ड्रग की जो भी रहने वाली है उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन करेगा। मेडिकेशन कैसे उसने लेना है उसके बारे में भी क्या करेगा वो पेशेंट के साथ उसकी बातचीत करेगा, और वो भी सिंपल लैंग्वेज में जो पेशेंट है वो अंडरस्टैंड कर सके, न कि प्रोफेशनली उनसे बात करेगा। बिल्कुल एक सिंपल तरीके से जिसको पेशेंट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके, इस भाषा में उस लैंग्वेज में उससे बात करेगा और प्रॉपरली जो हेल्थ ट्रीटमेंट है उस ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पेशेंट को बताएगा, ठीक है। अब उस पेशेंट कम्युनिकेशन के दौरान वो क्या करता है कि जो उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है उसको एजुकेट करेगा, उसके काउंसिल करके पेशेंट को। और कैसे करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका नेम वगैरह है, ड्रग के बारे में नेम वगैरह उसके रिगार्डिंग उसको बताएगा। उसके बाद में उसको कैसे क्या यूज़ करना है, क्या किस यूज़ के लिए आप ले रहे हो उसके बारे में बताएगा। उसके बाद में क्या है
किस रूट से वो ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट करना है उस पेशेंट को, जैसे कि ओरली ले या पेरेंटली ले या किसी तरह से सबक्यूटेनियस रूट से ले, कौन से रूट से वो उसको इंजेक्ट करना उसके बारे में बताएगा। और उसके बाद में क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन, मतलब उसने कैसे जो पेशेंट्स है उसके बारे में बताएगा कि उसने जो प्रिपरेशन रहती है उसके बारे में क्या है, कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट का रोल प्ले करता है। तो इस तरह से क्या है, पेशेंट को उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग करके और पेशेंट को फार्मासिस्ट बताता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक्सप्लेन ड्रग इंटरेक्शन ऑफ फॉलोइंग ड्रग विद एग्जांपल। जैसे एनाल्जेसिक का फर्स्ट, एनाल्जेसिक ड्रग कहाँ यूज़ करी जाती है, जैसे नाम से क्लियर है, जहाँ पे आपकी एज ए एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक लाइक एक्टिविटी हो, मतलब आपके पेन को रिड्यूस करे। एनएसएआईडीज नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, वो सारी की सारी एज ए आप एनाल्जेसिक के तौर पे इसको नॉमिनेशन कर सकते हो। तो जैसे क्या है कि पैरासीटामोल है, आपकी डाइक्लोफिनेक है, ठीक है, आइब्रूफेंस लाइक्स है। तो इस तरह की ड्रग्स एक आधा एग्जाम्पल लेकर के अपन एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी को बता सकते हैं। वो क्या करेंगे, आपके एज ए एंटी हिस्टामिनिक की एक्टिविटी पे फ़र्क करती हैं, वो हिस्टामिन के लेवल को डिक्रीज़ करेगी और जिससे क्या है उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे आपका इन्फ्लामेशन हो रखा है या जहाँ पे आपको एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहाँ क्या होगा, हिस्टामिन का लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद में है डायूरेटिक्स के बारे में। तो डायूरेटिक्स के बारे में अगर कोई ड्रग है ऐसी रहती है, जैसे आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, तो इसके अंदर क्या है, ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन के बारे में आपने बताना है। जैसे अब एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी के अंदर अपन एस्पिरिन ले रहे हैं, तो एस्पिरिन अगर आप आयरन के साथ लेते हैं तो क्या है, वो सिडेशन कोज करती है और अल्सर कोज करेगी। तो इस तरह की एक्टिविटी आप इसके अंदर राइट नोट कर सकते हो। उसके बाद में दूसरा है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के अंदर बात करें तो डायूरेटिक की ड्रग आती है, उस डायूरेटिक की ड्रग को अगर आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के साथ लेते हैं तो ऑटोटॉक्सिसिटी लाइक टाइप ड्रग इंटरेक्शन होता है। तो इस तरह से आप उसके अंदर लिख सकते हो। पहले डायूरेटिक के बारे में थोड़ा सा बता दो, उसके बाद में एंटीबायोटिक के बारे में थोड़ा सा बता करके, और डायूरेटिक और एंटीबायोटिक को अगर कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो यही तो क्या आपका ड्रग इंटरेक्शन है। तो इसके बारे में बताएंगे तो क्या होता है, वो बीटा लैक्टम और डायूरेटिक दोनों कॉम्बिनेशन के बाद में ऑटोटॉक्सिसिटी कोज करती है, जो क्या होता है आपकी डेफनेस, जो मतलब आपकी जो ईयर होता है उसकी 8th नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, उसको बोलते हैं ऑटोटॉक्सिटी नर्व, ठीक है। तो उसके बारे में आप इसके अंदर बता देंगे। उसके बाद में है कार्डियोवास्कुलर ड्रग। कार्डियोवास्कुलर ड्रग कहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन करती है, तो जैसे सबसे पहले जो आपकी कैप्टोप्रिल और इनालोप्रिल है वो क्या करती है, वेसोस्पाज्म करती है। वेसोस्पाज्म की वजह से क्या आपके मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये क्या हुआ, आपका एक ड्रग इंटरेक्शन हुआ मायोकार्डियल कार्डियक ड्रग का। उसके बाद में अपन देखते हैं इसमें जो आपकी लोवास्टेटिन और एटोरवास्टेटिन है वो भी क्या रहती है, ड्रग है, वो वारफेरिन के साथ ड्रग इंटरेक्शन की एक्टिविटी करती है। ये क्या दोनों आपके एग्जांपल हो जाएंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रग के ड्रग इंटरेक्शन के। उसके बाद में आपकी नार्कोटिक ड्रग्स। अब नार्कोटिक ड्रग्स भी क्या है, दूसरी कॉम्बिनेशन में ड्रग इंटरेक्शन की एक्टिविटी करती है। आपका जो बारबिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन्स लाइक ड्रग्स सब्सटेंसेज होते हैं, उनको अगर ऑपोइड के साथ आप लेते हैं, ऑपोइड एनाल्जेसिक्स वगैरह, ये क्या आते हैं आपके नार्कोटिक के अंडर में आते हैं। तो ये क्या करेंगे आपके अंदर कि जो आपकी रेस्पिरेशन एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देंगे, जिससे क्या है प्रॉपर रेस्पिरेशन की एक्टिविटी हो नहीं पाएगी। क्योंकि क्या करेंगे, ये रेस्पिरेशन को ब्लॉक कर देते हैं, रेस्पिरेशन सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ड्रग इंटरेक्शन हो गया नार्कोटिक ड्रग का। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, डिफाइन द फॉलोइंग एग्जांपल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन का मैकेनिज्म क्या रहता है, उसके बाद में ड्रग इंटरेक्शन का क्या रहता है, और ड्रग फूड का इंटरेक्शन क्या रहता है, जो अपन ने अभी पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये क्या है, आपके दो टाइप्स पे डिपेंड करता है। एक तो आपके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स पे, एडीएमई पे, और दूसरा फार्माकोडायनेमिक्स में, मतलब उसके ड्रग के इफेक्ट पे। दो टाइप से डिपेंड करता है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स पे देखें तो क्या है, ड्रग इंटरेक्शन में उसकी एब्जॉर्प्शन है, उसकी बाइंडिंग साइट्स वगैरह है, जैसे आयरन है या एंटासिड, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन क्या है, उस पर जैसे जो इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या है आपका एब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन होगा फार्माकोकाइनेटिक में। इसी तरह से गैस्ट्रिक पीएच है, जो क्या है एंटासिड के दौरान क्या है इंक्रीज हो रही है गैस्ट्रिक पीएच, ठीक है, जो आपकी एंटासिड से उसको रिमूव किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है। इसी तरह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी है, जीआई मोटिलिटी है, जो एट्रोपिन या मॉर्फिन की वजह से हो रही है, तो ये भी क्या आपका एब्जॉर्प्शन ड्रग इंटरेक्शन है। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन का भी ड्रग इंटरेक्शन होता है, जैसे कम्पिटिटिव, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होती है जैसे, ठीक है, या वारफेरिन होता है जो क्या करता है डिस्प्ले किया जाता है किसके द्वारा, फिनाइल ब्यूटाजोन के द्वारा। तो ये क्या है, ये भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान आती है आपकी ड्रग इंटरेक्शन में। उसके बाद में मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में बात करें तो आपकी एंजाइम इनहिबिशन है या एंजाइम इंडक्शन वगैरह की एक्टिविटी है, तो ये किस में आएगी आपकी, ये भी ड्रग इंटरेक्शन के ही अंडर में आती है। उसके बाद में क्या है, एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग,
एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग बात करें तो एक्सक्रीशन में क्या रहता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है पेनिसिलिन का या प्रोपेंसिड का, इसकी वजह से क्या हो, ड्रग इंट्रैक्शन हो, ये भी किस में आएगा आपका, इसी के अंदर आएगा। तो ये क्या रहा आपका ड्रग मैकेनिज्म का रहा, ड्रग इंट्रैक्शन का। उसके बाद में ड्रग इंट्रैक्शन के रिगार्डिंग बात करें तो ड्रग इंट्रैक्शन में क्या रहता है कि दो ड्रग आपस में कॉम्बिनेशन की वजह से क्या है एक्टिविटी हो, उसके अंदर क्या है कुछ आपकी जो मेन मैकेनिज्म एक्शन है उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट करे तो वो क्या रहेगा आपका ड्रग इंट्रैक्शन रहेगा। जैसे कि आपका एडिटिव इफेक्ट है या सिनर्जिस्टिक इफेक्ट है या एंटागोनिस्टिक है। जैसे एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या करती है आपकी ब्लीडिंग करेगी किसके अंदर, स्टमक के अंदर, तो ये क्या है आपका ड्रग इंट्रैक्शन है। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन और देखें तो जैसे कि आपके एंटीहिस्टामिन एक्टिविटी है जो सिडेशन करती है, कैसे, अल्कोहल के साथ अगर अपन कॉम्बिनेशन में लें तो क्या है सिडेशन को इंक्रीज कर देगी। तो ये क्या आपकी ड्रग इंट्रैक्शन की एक्टिविटी है। उसके बाद में ड्रग फूड इंट्रैक्शन है, तो क्या है जैसे आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे हो आयरन विद मिल्क के साथ, तो क्या करेगी आपकी बायोबिलिटी डिक्रीज करेगी और चिलेट फॉर्मेशन होंगे। तो ये क्या है आपकी ड्रग फूड इंट्रैक्शन है। उसी तरह से जैसे चीक रिएक्शन है तो माओ इनिबिटर होते हैं, जैसे आपके यीस्ट वगैरह है, टायरामाइन कंटेनिंग फूड जो रहते हैं, ठीक है, मिल्क है, फिश है, चीज़ है, तो ये क्या है आपके एज ए चीज़ रिएक्शन कोज करते हैं, हाइपोटेंशन कोज करते हैं। ये क्या है आपका ड्रग फूड इंट्रैक्शन है। तो इस तरह से आपका इक्वेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद में व्हाट इज़ एंटीडोट, आप देखो एंटीडोट क्या होते हैं, आप जानती हो जो क्या है पॉइजन को रिमूव करे वो क्या है, या पॉइजन को इनिबिट करे, कैसे करेंगे, चारकोल से कर सकते हो या कोई एंटीडोट दे सकते हो, तो उसकी वजह से क्या है ये इनिबिशन हो सकता है, तो वो कहेंगे आपके एंटीडोट आएंगे। उसके बाद में डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। अब क्या है वेरियस स्टेप कौन कौन से हो सकते हैं, नॉर्मली आप क्या है किसी चीज़ की अगर आपकी पॉइजनिंग हो जाती है तो आप क्या करते हैं, या तो क्या करेंगे उसको रॉयल ट्यूब से क्या करेंगे उसके स्टमक को वॉश कर देंगे, या क्या करेंगे अपन चारकोल वगैरह देंगे, या क्या मस्टर्ड ऑयल्स वगैरह क्या है दे करके और उसको क्या करेंगे अपन रिमूव करेंगे, या क्या है कोई भी एंटीडोट यूज़ करेंगे जो क्या करे इसको ट्रीट करे, ठीक है, किसको जो अपने पॉइजनिंग हुई है जिसकी वजह से। जैसे आपका हिपारिन का एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट है, इसी तरह से आपका वारफेरिन का विटामिन के है एंटीडोट। इसी तरह से क्या अपन और एग्जांपल लिख करके और अपन इसको कर सकते हैं। मेनली फिजिकल एक्टिविटी के तौर पे देखें तो अपने चारकोल था वो भी एंटीडोट के तौर पे ही यूज किया जाता है। इसी तरह से गैस्ट्रिक लवाज किया जो अपन ने रॉयल ट्यूब्स के द्वारा उसको स्टमक को वॉश किया पोटेशियम परमैंगनेट के द्वारा, तो वो भी क्या आपका एंटीडोट के तौर पर ही यूज किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्कस द फॉलोइंग डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल है विड्रॉवल सिंड्रोम। विड्रॉवल सिंड्रोम क्या रहते हैं कि कई बार क्या रहता है कि अपन जो ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को, वो ड्रग जब अपन उसको रिमूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या है उसके विड्रॉइंग सिम्टम आते हैं। जैसे कोई पेशेंट मॉर्फिन ले रहा है और उस मॉर्फिन को जब अपन उसको रिमूव करते हैं, उसको विड्रॉल करते हैं, तो उसके क्या है विड्रॉल सिम्टम आएंगे। तो उस विड्रॉल सिम्टम क्या होते हैं कि उसके एक साइड इफेक्ट्स होते हैं एक तरह के, तो उनको अपन क्या एक तरह से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे मॉर्फिन का देखें तो मॉर्फिन को मिथाडायोन से क्या है अपन इसको ट्रीट कर सकते हैं, एज इसको थोड़ा सा लो कैटेगरी की ड्रग पे उसको अपन ला करके और धीरे धीरे उससे अपन ड्रग का है रिमूव करते हैं। तो विड्रॉल सिंड्रोम कब आते हैं, जब ड्रग रिमूव की जाती है तो उसके विड्रॉल सिम्टम अपने को दिखाई देते हैं। उसके बाद में चिलेटिंग एजेंट है, तो जैसे चिलेटिंग एजेंट में बात करें जैसे अभी अपना चारकोल आया था या ईडीटी है, इथाइल डाइमिन टेट्रा एसिटिक एसिड है, ये कब यूज होते हैं जब आप पॉइजनिंग के तौर पे आप जब उसको पॉइजन को रिमूव करना है तो उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना करके ये बॉडी से रिमूव आउट किए जाते हैं। उसके बाद में ड्रग एलर्जी है, तो कुछ एक ड्रग क्या है जो एलर्जी कोज करे, जैसे अपन ने बात करी थी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था आपका मिफेनेमिक एसिड था, या जैसे आपका एस्पिरिन वगैरह होती है, ये क्या करती है एलर्जी कोज करती है जिसके द्वारा रैशेस वगैरह स्किन पे आते हैं, ये क्या है आपका एलर्जिक ही है, ड्रग एलर्जी ही है। उसके बाद में एसेप्टिक रूम की बात करें तो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो, पेरेंटल प्रिपरेशन है, फॉर्मुलेशंस वगैरह जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन हो रही है, तो वो आप एक क्लीन एरिया के अंदर करते हैं जहाँ पे फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एरिया हो, वो क्या कहलाता है आपका असेप्टिक रूम या असेप्टिक एरिया कहलाता है। उसके बाद में पॉलीफार्मेसी, तो पॉलीफार्मेसी का मेन यहाँ पे मतलब ये है पॉलीफार्मेसी के अंदर कि आप जब ड्रग ले रहे हो और वो ड्रग है वो डिफरेंट प्लेसेस से आप पेशेंट है वो ड्रग ले, तो वो क्या कहलाता है आपका पॉलीफार्मेसी ही कहलाता है। ठीक है, मतलब एक स्थान से उसको ट्रीट न करवा करके और वो डिफरेंट प्लेसेस पे उसको डॉक्टर से डिफरेंट डॉक्टर से कंसल्ट करे उस डिजीज़ के रिगार्डिंग और वहाँ से ट्रीटमेंट ले, वो क्या आपका पॉलीफार्मेसी है। उसके बाद में ओटीसी ड्रग ओवर द काउंटर ड्रग होती है जिनके लिए प्रेस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो क्या होगी आपकी ओटीसी ड्रग होगी। जैसे आपकी झंडू बाम्स वगैरह है या आपकी नॉर्मल पेनकिलर है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह हैं, ठीक है, सिंकोना की टैबलेट्स हैं, ये क्या है आपकी ओटीसी ड्रग्स हैं जो शेड्यूल जे के अंडर में आती है, ये सब की सब आपकी ओटीसी ड्रग। उसके बाद में ड्रग मॉनिटरिंग, अब क्या कुछ एक ड्रग ऐसी होती है जिनकी
लीथल डोज एक्टिविटी मतलब जिसकी थेरापेटिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा नैरो होती है, तो उन ड्रग की अपने को ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। जैसे आपकी वारफेरिन है, तो वारफेरिन की क्या है, नैरो थेरापेटिक विंडो होती है। थेरापेटिक इंडेक्स बोले तो वो नैरो होती है, मतलब अपन इसके अंदर थेरापेटिक इंडेक्स मतलब जो मेनली अगर अपन जानना चाहें तो क्या होता है आपका, एक ड्रग ऐसी होती है जिन पे क्या अपने को इफेक्टिवनेस मिले, ठीक है, और एक ड्रग ऐसी होती है जिनके अंदर अपने को लीथल इफेक्टिवनेस मिले, मतलब दोनों के बीच का एक अपन को रेशियो निकालते हैं तो वो क्या होता है आपका थेरापेटिक इंडेक्स होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, जो ऐसी ड्रग कुछ ऐसी होती है जो नैरो थेरापेटिक इंडेक्स होती है उन वैल्यू की, तो उसके उनकी ड्रग मॉनिटरिंग करना अपने को जरूरी रहता है। उसके बाद में एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी। कंप्यूटर क्या है, मेन इंपॉर्टेंट इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि ये आपके लिटरेचर वगैरह सर्च करने हैं, रिसर्च की एक्टिविटी जो होती है उनको सर्च करने में क्या है हेल्पफुल करता है, ठीक है। उसके बाद में क्या है आपकी जो भी क्या है जो टीडीएस टेक्नोलॉजी है जो जॉब के रिगार्डिंग्स है, वो जैसे आपकी इंडियस मेडिकल से वगैरह है, तो ये भी क्या है जे आपके कंप्यूटर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ये तो रही आपकी ड्रग की बात। उसके बाद में क्या है, आप हॉस्पिटल के अंदर इसका क्या कंप्यूटर का रोल हो सकता है, जैसे पेशेंट का रिकॉर्ड वगैरह रखना है, डाटाबेस मैनेजमेंट का सिस्टम एक्टिविटीज़ करनी है, ठीक है, या आपकी क्या है मेडिसिन के ऑर्डर के रिगार्डिंग एंट्रीज़ वगैरह करनी है, या कोई प्रिपरेशन की लिस्ट वगैरह है, ठीक है, या आपका पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल वगैरह है, या कोई ड्रग जो आपने यूज़ करी है उसके रिव्यूज़ वगैरह के रिगार्डिंग्स है, ठीक है, या ड्रग थेरेपी है उसकी मॉनिटरिंग वगैरह है, या उसकी कोई प्रॉब्लम डिटेक्शन वगैरह करने में क्या है कंप्यूटर का बहुत रोल प्ले करता है। उसके बाद में क्या है आपने कोई इन्वेंट्री कंट्रोल है उसको करना है, ठीक है, जैसे परचेजिंग वगैरह की एक्टिविटीज़ करनी है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कंप्यूटर फार्मेसी में। उसके बाद में क्या है बिलिंग प्रोसीजर वगैरह है, ठीक है। ऐसे ही क्या आपका कोई नई ड्रग जैसे अपन ने बात करी सर्च वगैरह करनी है, कोई अपडेशन वगैरह न्यू करना है, उसके बारे में क्या है वो भी हो सकता है आपका। इसी तरह से क्या है कोई मैनेजमेंट का इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई सिस्टम हो, कोई डिसीजन वगैरह की एक्टिविटीज़ में सपोर्ट करना है तो भी हो सकता है आपका। तो ये सारे के सारे क्या आपके कंप्यूटर के अपने फार्मेसी के अंदर रोल हैं, उसके बारे में अपन और ज़्यादा डिटेल से लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं। और इसी तरह से आपका हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट के व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा और इससे आपसे बेनिफिट मिला है तो प्लीज़ कृपया कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।